नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी ने धरने से घसीटे जाने की बात को तूल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं चाहते कि फोकस उन पर आए और शिक्षा के आंदोलन से ध्यान हटे। बार बार यह बात कहने के बाद भी पत्रकारों के सवाल नेता प्रतिपक्ष से इसी को लेकर होते रहे कि आपकी सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता था, आपको इस तरह से घसीटा गया, आपका क्या कहना है? मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल फील दैट दिस इज अ क्राइम दैट इज बीन डन टू द फ्यूचर of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. How I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the costs that these children have been forced to pay. So, do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learn from it. And the government's allegation on you? I don't care about government's allegations. Government's allegations are of no consequence to me. जब राहुल गांधी ने अपने साथ हुई धक्का मुक्की और चोट के सवालों को भाव नहीं दिया, तब पत्रकारों की तरफ से और सवाल आने लगे कि पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन पर आरोप लगाए हैं कि शर्तें बदलने लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जितेंद्र सिंह जो चाहें कह सकते हैं, मैं उनकी बात को महत्व नहीं देता हूं। तब एक सवाल यह भी आया कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने आपकी परवाह की हो, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि जितेंद्र सिंह को आपके धरने पर बैठते ही तुरंत भेज दिया गया? In every government, there comes a time when psychologically they collapse. The leadership collapses. So that has happened. The government is actually in panic. तो राहुल कहते हैं कि सरकार पैनिक कर गई है। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनके YouTube चैनल पर आखिर तक 1 लाख से अधिक लोग लाइव देख रहे थे। लाइव के हिसाब से यह ठीक ठाक बड़ी संख्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 20 मिनट में राहुल गांधी के चैनल पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का व्यूज 5,77,000 से अधिक हो चुका था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सारे कैमरों का लाइव सामना कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं और सवालों के जवाब दे सकते हैं? शायद यही बताने के लिए कांग्रेस ने यह तस्वीर जारी की है। पत्रकारों ने राहुल गांधी से यह भी पूछा कि नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने की क्या जरूरत थी? इसके 2 कारण हैं। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा। मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया।
ठीक है? धर्मेंद्र प्रधान, just put that other slide. धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है. धर्मेंद्र प्रधान is a symbol, and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he's a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who is going to hold it, it's not only the government's decision. Because two people need to talk. That's going to be decided by the opposition, at least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. कि भाई ये हुआ ही नहीं. प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के विरोध में आज बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने का कार्यक्रम लॉन्च किया. देश के कई शहरों में दोनों दलों के नेता आमने सामने हो गए. हिंसा और टकराव की स्थिति पैदा हो गई. भोपाल में भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ. विजयवाड़ा में भी बीजेपी के नेता कांग्रेस दफ्तर तक मार्च कर गए. उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए. पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस तरह का मुकाबला हो गया. दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी. घायलों की स्थिति क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है. पटना में आज काफी अफरा तफरी का माहौल रहा. आयशा के समर्थक जंतर मंतर के छात्रों के साथ भाईचारा दिखाने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए राजभवन तक मार्च करना चाहते थे. उन्हें रोकने की कोशिश में कई जगहों पर टकराव हो गया. सीपीआई माले और आयशा के हजारों समर्थक पटना पहुंच गए. गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च करना चाहते थे. पुलिस के बार बार रोकने के बाद भी बैरिकेड तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहा तक पहुंच गए. इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ है और पुलिस फोर्स उस हिसाब से कम है. बैरिकेड के दूसरी तरफ से भीड़ धक्का देने लगती है. कुछ देर बाद उठाकर फेंक देती है. बैरिकेड के हट जाने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होने लगती है. पीछे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद दिखे. कुछ देर बाद पुलिस की तरफ से आंसू गैस, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ. लाठी चार्ज हुआ. कुछ प्रदर्शनकारी यहीं बैठ गए, कुछ यहां से आगे मार्च करते रहे. लोग इतनी ज्यादा संख्या में थे कि कुछ लोग दूसरे रास्तों से निकलकर मुख्यमंत्री आवास के इलाके तक पहुंच गए. पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया. दूसरे बलों को बुलाना पड़ा स्थिति को काबू में करने के लिए. सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ाई गई. प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला पर बीजेपी के इतने बड़े पोस्टर को भी फाड़ने की कोशिश की. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए. उनके साथ जिस तरह हिंसा हुई है, पेपर लीक हुआ है, कम से कम इसके लिए माफी तो मांग ही सकते हैं और इस काम में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए. बड़ी बात नहीं है. सुसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए. स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए. दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है. यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है. यह हमारे दुश्मन नहीं है.
ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस मामले में प्रेस के सामने कुछ भी नहीं बोला है। क्या माफी की मांग बहुत बड़ी मांग है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? जिस तरह से दिल्ली में छात्रों के साथ हिंसा हुई, इसके लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की कोई खबर नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूर, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी माफी नहीं मांगी गई है। अलबत्ता कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने जरूर प्रदर्शन में हिंसा को लेकर छात्रों से माफी मांगी है। एक तरह से राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक रास्ता दिया है कि छात्रों के साथ हुई भयंकर हिंसा पर माफी मांगे। 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर और देश भर में किसान आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई थी। 333 दिनों के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और किसानों से माफी मांगी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। अगर एक बार माफी मांग सकते हैं तो एक और बार माफी मांगने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। असल में गोदी मीडिया अगर प्रधानमंत्री को याद दिलाता कि आप पहले भी किसानों से माफी मांग चुके हैं तो इस बार माफी मांग लेते। राहुल गांधी ने मौका दिया है कि छात्रों के साथ हुई हिंसा को लेकर माफी मांग लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि छात्र किसानों की तरह कम से कम 333 दिनों तक जंतर मंतर पर डटकर दिखाएं, तब माफी मांगेंगे, या पहले इस आंदोलन को किसी तरह मैनेज कर खत्म किया जाए, माफी की शायद जरूरत ना पड़े। 22 जुलाई को दोपहर से जंतर मंतर पर युवाओं की संख्या बढ़ने लगी। कई मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे बंद करने की खबरें आईं ताकि युवाओं को कनॉट प्लेस पहुंचने, जंतर मंतर पहुंचने से रोका जा सके। सोनम वांगचुक ने अनशन नहीं तोड़ा है, दीपके ने उनसे अनशन तोड़ने की मांग की है। विपक्ष के 65 नेताओं ने भी सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की मांग की है। जंतर मंतर के भीतर का यह माहौल बता रहा है कि छात्रों की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके के जरिए इस आंदोलन को मैनेज करना या किसी भी तरह से काबू कर लेना मुश्किल लगता है। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने कहा है, सोनम वांगचुक के अनशन का 25वां दिन है मगर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। राजनीति का मतलब केवल चुनाव जीतना और चुनावी रैली नहीं है, लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। आप देश को बताइए कि अभी तक आपने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सोनम वांगचुक से बात क्यों नहीं की। आप देश को यह भी बताइए कि आपकी पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की। बताइए कि इतने छात्रों की मौत के बाद आपके लिए धर्मेंद्र प्रधान इतने महत्वपूर्ण क्यों बने हुए हैं। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि जंतर मंतर पर केवल 4 नारे लगेंगे, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसका मतलब यह आंदोलन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर टिका हुआ है। 22 जुलाई की शाम मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिलने विपक्ष के 15 सांसद गए। उन्हें मिलने से क्यों रोका गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? जब मंत्री मिल सकते हैं तो विपक्ष के सांसद क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्या विपक्ष के सांसद सोनम वांगचुक से इसलिए नहीं मिलने दिए गए कि सरकार सोनम वांगचुक के जरिए इस आंदोलन को अब मैनेज करना चाहती है? यहां सरकार एक बार फिर से गलत कर रही है। वो मुद्दे को छोड़कर
मैनेजमेंट के हिसाब से इस आंदोलन को देख रही है। मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से केंद्र के 2 मंत्रियों ने मुलाकात की। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दोनों ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि अनशन तोड़ दें। मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक ने जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। जो भी बातचीत हुई है उसे पत्र में शामिल कर दिया है। वांगचुक ने अपने इस पत्र में लिखा है कि उन्हें सरकार से यह आश्वासन मिला है कि जिन छात्रों ने नीट की परीक्षा से तंग आकर अपनी जिंदगी समाप्त की उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, और यह भी आश्वासन मिला है कि सरकार संसद में जवाबदेही पर चर्चा करेगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार करेगी। यानी सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को अभी नहीं छोड़ा है। उन्होंने लिखा है कि जब सरकार इस बात पर स्पष्ट आश्वासन देगी कि आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तभी अपना अनशन तोड़ेंगे। 20 जुलाई की घटना पर दिल्ली के 5 थानों में 10 एफआईआर हुई है। सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया है कि अगर ऐसा होता है और मुकदमे वापस लिए जाते हैं तो प्रदर्शनकारियों से अपील करेंगे कि अपने आंदोलन को अभी के लिए टाल दें, सरकार से बात शुरू करें। सोनम वांगचुक के बयान में नरमी सी दिखती है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड टफ होता जा रहा है। सीजेपी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी आंदोलन वापस लेंगे। नीट के जिन छात्रों ने जिंदगी समाप्त की है उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए तभी आंदोलन वापस लेंगे, और शांति से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा ना हो। पुलिस हिंसा में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों को सजा दी जाए तभी आंदोलन वापस लेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है, अगर किसान आंदोलन 1 साल तक चल सकता है तो उनका आंदोलन भी बिना जीत हासिल किए समाप्त नहीं होगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है। ऐसा लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब खुद को सोनम वांगचुक से दूर करने लगी है। इसका मतलब है कॉकरोच जनता पार्टी अब जनता की तरफ ज्यादा हो रही है। वह इस बात को लेकर संवेदनशील है कि यह संदेश ना जाए कि पीछे से सरकार ने मैनेज कर लिया और आंदोलन ने अपनी मुख्य मांगों को छोड़ दिया। सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर मुकदमे वापस लिए जाते हैं तो आंदोलन खत्म कर बातचीत का रास्ता अपनाया जाएगा, मगर सीजेपी का कहना है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके साथ साथ 3 और मांगों पर फैसला होगा, मांगे मानी जाएंगी, तब जाकर आंदोलन वापस लिया जाएगा। यही वो मोड़ है जिसे आप ध्यान से देखिए। सरकार ने जिस तरह से 2 मंत्रियों को बातचीत के लिए सोनम वांगचुक के पास भेजा, जंतर मंतर नहीं, क्या वह इस्तीफे पर विचार कर रही है या इसमें भी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का रास्ता निकाल रही है? कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि मंत्रियों को जंतर मंतर पर आकर बात करनी होगी। क्या मंत्री जंतर मंतर जाएंगे? क्या आप कुछ नोट कर रहे हैं अलग अलग आवाजों को? इस मामले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यह बड़ी बात है कि इन सब के बीच आंदोलन टिका हुआ है। मूल बात है कि बदलते रहने के बाद भी जंतर मंतर पर लोगों का आना जारी है और हर दिन यह आंदोलन बता रहा है कि पहले से बड़ा हो चुका है। तो यहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की बात कह रहे हैं और अभिजीत दीपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का एक पत्र आया है, उसमें प्रधानमंत्री से चुप्पी तोड़ने की बात नहीं है। क्या अभिजीत दीपके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर सोनम वांगचुक से अलग लाइन ले रहे हैं? सोशल मीडिया में भी इस तरह के मीम चल रहे हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री धर्म बचा रहे थे, 2026 में धर्मेंद्र बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान पूरे देश और दुनिया के सामने अक्षम मंत्री साबित हुए हैं। सरकार ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, मगर वे भटकने नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा क्योंकि उन्होंने भारत के गौरव यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister,
who is known to be corrupt should be relieved of his duties. 100% legitimate demand. Nothing wrong with it. He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a completely legitimate demand. हमने अपने आज के पहले वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि मार्च में पुलिस की हिंसा के मामले पर सुनवाई की मांग से हमारा वक्त बर्बाद ना करें, वीडियो देखने का समय नहीं है। यही रिपोर्ट हुआ था, मगर अब हिंदुस्तान टाइम्स के उत्कर्ष आनंद ने ट्वीट कर आगे का बयान भी बताया है, जिससे चीफ जस्टिस की बात का मतलब बदल जाता है। उन्होंने कहा है, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, प्रॉपर तरीके से याचिका दायर की जाए तब फिर सुनवाई होगी। यह ठीक बात है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चीफ जस्टिस ने पुलिस हिंसा को लेकर सुनवाई से ही मना कर दिया। इस बीच यह भी खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 याचिकाओं के संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस हिंसा को लेकर कोर्ट से राहत की मांग की गई है। अब आते हैं राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन पर। इस आंदोलन की बड़ी आलोचना है कि शिक्षा व्यवस्था के और भी मुद्दे व्यापक हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। जंतर मंतर पर आने वाले छात्र शिक्षा के व्यापक मुद्दों से अनजान हैं। वैकल्पिक क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ इस्तीफा ही अंतिम मंजिल है या इसमें बदलाव हो तो किस तरह से हो? कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है। $7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए
एक नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। This is an insult to every single student in this country. This is an insult to every single family in this country. और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है। ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम है। तो ये है दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे। देश का यही मतलब होता है। देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। यह फाउंडेशन होता है देश का। और यह देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे, और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे। एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है। उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए है वो घुसेगा। शिक्षा के मुद्दे पर ठीक से बात करने की जरूरत है। आम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरी कमाई खर्च कर देते हैं। नौकरी तो छोड़िए, शिक्षा की क्वालिटी इतनी खराब है, जिलों में जाकर देखिए, कस्बों में देखिए, इतनी खराब है कि पढ़ाने के नाम पर समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। गरीब को, साधारण व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसका बच्चा जो कई साल तक स्कूल और कॉलेज जाता रहा, वो किसी योग्य नहीं बन सका। तो उन्हें योग्य ना बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर कूड़ा बनाया जा रहा है। शिक्षा उम्मीद का जरिया है, मगर हताशा का कारण बनती जा रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।